नमस्कार बच्चों, वर्चुअल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर 5 लोकतांत्रिक अधिकार, डेमोक्रेटिक राइट। इसमें हम लोगों ने यही देखा कि अगर अधिकार नहीं होता है हमारे जीवन में तो हमारा जीवन कैसा होता है। हमने इस चीज को 3 उदाहरणों से समझा था, सऊदी अरब से, गुआंतानामो बे जेल से और फिर कोसोवो से। इन तीनों कहानियों से हमने यही देखा कि अगर अधिकार नहीं है किसी व्यक्ति के पास तो उसके साथ कितना जुल्म होता है। अब हम ये भी देखेंगे कि कि कुछ अधिकार होते हैं जो कि सरकार भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती, मतलब उसका दर्जा कुछ ज्यादा सर्वोपरि है। तो वो भारत के कुछ अधिकार हैं, मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार के बारे में आज हम जानते हैं कि क्या क्या होता है। देखिए, तो ये हमारे मौलिक अधिकार हैं जो कि बहुत ही विशेषाधिकार इनको कहा गया है, फंडामेंटल राइट्स। और ये हमारे भारत में 6 हैं। हमारे भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए एक एक करके हम समझेंगे कि क्या होता है स्वतंत्रता का अधिकार, क्या होता है समानता का अधिकार, इन अधिकारों का क्या मतलब होता है। तो देखिए, पहला है स्वतंत्रता का अधिकार। हमारे मामलों में देखिए, हम एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जिसमें किसी की कोई दखल ना हो, ना किसी सरकार का, ना किसी व्यक्ति का। हर आदमी ऐसे ही जिंदगी जीना चाहता है, मतलब एकदम फुल्ली स्वतंत्र होकर, उसमें किसी का कोई रोक दबाव ना हो। होता है ना, हम भी चाहते हैं कि किसी पेरेंट्स का दबाव ना हो, हम अपने मनपसंद का काम करें। लेकिन देखिए, हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान में मौलिक अधिकार के तहत, फंडामेंटल राइट के तहत दिया गया है। हाँ, इसमें कैसी कैसी स्वतंत्रता की बात कही गई है ये भी देखते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है, इसमें हम पहले जान लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने बातों को कहने की आजादी होती है। वो अपने विचार को, अपनी कला को, अपनी भाषा को किसी भी तरह से प्रदर्शित कर सकता है, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है, अपने बातों को लोगों से कह सकता है। इसके लिए वो स्वतंत्र है। दूसरी चीज की, वो सरकार से कुछ मांग कर सकता है, उसका विरोध कर सकता है, इन सब चीजों के लिए स्वतंत्र है। और अगर कोई व्यक्ति होता है कि हम अपने घरों में बात करते हैं जब किसी राजनीतिक दल की, तो कहते हैं ना कि ये राजनीतिक दल बहुत गंदा है, ये इसने ये किया है, इसकी ये कमी है, मतलब बुराइयां करते हैं। तो इन सब कामों के लिए हम स्वतंत्र हैं। बस हमें करना क्या नहीं है, हम स्वतंत्र किस चीज के लिए नहीं है, हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। अपने परिवारजनों से किसी भी चीज की बुराई कर सकते हैं। इसके लिए हम, अगर सरकार की कोई नियम कानून है तो उसके लिए हम असहमति भी रख सकते हैं कि हम इस चीज से सहमत नहीं है, चीज ठीक नहीं है। इन सब कार्यों के लिए हम स्वतंत्र हैं। हाँ, लेकिन हम किसी एक समाज को, किसी एक समुदाय को किसी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ हिंसा करने के लिए नहीं भड़का सकते। हम इसके लिए स्वतंत्र नहीं है। हम स्वतंत्र उतने ही हैं जितने कि हम अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले लें और दूसरों की स्वतंत्रता का नुकसान ना हो। मतलब कि स्वतंत्रता का मतलब है कि अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेते हुए किसी और की स्वतंत्रता को भंग ना करना। हम किसी को भी, किसी के बारे में कोई बुरी बातें नहीं बोल सकते जिससे किसी की मान प्रतिष्ठा गिर जाए समाज में। तो इस तरह की स्वतंत्रता हमें नहीं प्राप्त है। हम अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग तभी तक कर सकते हैं जब तक कि वो नियम कानून कायदों के अंदर हो। अब जैसे मान लीजिए कि एक रूम है, एक बहुत सारे लोग वहां रेंटर पे रहते हैं। अब किसी व्यक्ति के अंदर आए कि हमको मन कर रहा है कि 12 बजे रात को बहुत तेज साउंड में बेस करके एकदम म्यूजिक सुने। अब ये उसकी स्वतंत्रता है, उसकी मन कर रहा है और वो ये सोच रहा है कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं कर सकता हूं। लेकिन इससे क्या हो सकता है कि इससे बहुत सारे लोगों की स्वतंत्रता भंग हो सकती है। तो ये कार्य हम नहीं कर सकते। हम वही कर सकते हैं जिसके लिए किसी की स्वतंत्रता जिससे भंग ना हो, जिससे सभी की अधिकारों का आदर होता रहे। दूसरी चीज की, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता। हम किसी चीज की मांग करने के लिए जमा हो सकते हैं, सरकार से कोई चीज मांग करते हैं, या फिर अपने मोहल्ले या फिर समुदाय का कोई दिक्कत होता है तो उसको हम लोग सॉल्व करने के लिए जमा हो सकते हैं। किसी चुनाव में खड़े व्यक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए हम जमा हो सकते हैं। इन सब कार्यों के लिए हम स्वतंत्र हैं। संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता। हम लोग देखते हैं कि कई मजदूर संघ होते हैं, जो मजदूर लोग होते हैं संघ बना लेते हैं। अब क्या होता है कि कई फैक्ट्रीज में होता है, कई कारखानों में होता है कि मजदूरों के साथ कुछ ज्यादती होती है, मतलब उनसे ज्यादा कार्य करवाया जाता है। तो कई मजदूर मिलकर के एक साथ संगठन बनाते हैं कि हम लोग सरकार से इसकी मांग करेंगे और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो ये इस तरह का संगठन बना सकते हैं। कुछ लोग मिलकर के सरकार के खिलाफ कुछ विरोध प्रकट करने का संगठन बना सकते हैं। इन सब कार्यों के लिए हम स्वतंत्र हैं। देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। हम देश में, इस देश के कहीं भी नागरिक है, फिर कोई नागरिक नहीं भी है, तो हम अपने देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। हम कहीं भी अपने देश के किसी कोने में आ जा सकते हैं। देश के किसी भी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता। अब क्या होता है कि हम मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश से हैं या फिर जहां से भी हैं, हमारा मन करता है कि हम जाके हैदराबाद में बस जाए, तो हम भारत के नागरिक हैं, इतना काफी है। हम वहां पे जाकर के
रह सकते हैं, बस सकते हैं, इसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं है, इतने के लिए हम स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट है कोई भी पेशा करने की स्वतंत्रता। होता है कि हम लोग गरीब इलाकों में रह रहे हैं, वहां कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, तो क्या होता है कि लोग शहरों में जाते हैं, कोई पेशा चुनने, कोई अपने हिसाब से रोजगार चुनने जिससे कि जीवन शैली चल सके। तो हम स्वतंत्र हैं इस कार्य के लिए, इन चीजों के लिए कि हम अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाए, वहां कुछ अलग अपना अपने हिसाब से अपने मनपसंद का कार्य चुने, या फिर अगर कोई कार्य हम कर रहे हैं वो चीजें हमें नहीं पसंद है तो हम उसे छोड़ दे। इन सभी चीजों के लिए हम क्या है, स्वतंत्र हैं। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए दूसरों की स्वतंत्रता को भंग ना करें, और जो भी कार्य करें वो संविधान में निहित कानून कायदों के तहत करें, उससे ज्यादा हम एक्स्ट्रा न जाएं। चलिए देखिए, स्वतंत्रता का उपयोग करके किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ हिंसा नहीं भड़का सकते, ये बात मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया है। आप लोग को ये पता होना चाहिए कि स्वतंत्र रहने का मतलब ये नहीं कि हमें लाइसेंस मिल गया कि हम अपनी मनमानी करें और कुछ भी करें, किसी के मान प्रतिष्ठा को गिराएं, किसी के खिलाफ कुछ भी बोले, बगावत करें सरकार के खिलाफ, कुछ लोगों को इकट्ठा करके, इस तरह की चीजें नहीं कर सकते। हम विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, मांग रख सकते हैं, अपनी असहमति प्रकट कर सकते हैं, समुदाय संगठन बना सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। इन सब चीजों के लिए हम स्वतंत्र हैं। चलिए अगला हमारा अधिकार है समानता का अधिकार। सेकेंड, कानून के सामने, कानून के संरक्षण में सभी समान हैं। ये मैटर नहीं करता कि हम किस पद पे हैं। हम होता है कि लोग सोचते होंगे कि हम बड़े पद पे हैं तो हमारे लिए कुछ अलग व्यवस्था है, कानून ने किया, ऐसा कुछ नहीं है। वो देश का कोई प्रधानमंत्री हो, कोई राष्ट्रपति हो, या कोई बहुत बड़े नेता हो, या फिर कोई बहुत बड़े पद पर अधिकारी हो, या फिर एक देश का एक आम आदमी, एक मजदूर, एक खेतिहर हो, कोई भी हो, कानून के सामने, कानून के संरक्षण में सभी समान है। वही कानून प्रधानमंत्री पे भी लागू होगी और वही कानून एक खेतिहर, एक मजदूर पर भी लागू होगी। मतलब कि हमारे यहाँ समानता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमने किसी विशेष जाति में जन्म लिया है तो हमारा कोई विशेष पद है, इसके हिसाब से हमको कोई विशेषाधिकार मिलना चाहिए। इस तरह की बातें नहीं है। हम सभी नागरिकता के तौर पर समान हैं और हम भारतीय हैं। इसमें ये नहीं है कि हम अपने पद का इस्तेमाल करके कुछ विशेषाधिकार प्राप्त कर सकते हैं। कानून सभी के लिए समान है। कोई भी व्यक्ति अपने लिए विशेषाधिकार या खास व्यवहार का दावा नहीं कर सकता। जैसे मैंने अभी बताया, जन्म या पद के स्थान पर जन्म या पद का इस्तेमाल करके कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि हमें कुछ विशेषाधिकार मिलना चाहिए। सार्वजनिक स्थल पर किसी को प्रवेश करने के लिए नहीं रोका जा सकता। होता है कि मंदिर हो गया, जैसे सिंपल सी चीज, मंदिर होता है कि बहुत सारे लोग जातिवाद करते हैं कि कुछ निचले जाति के लोग मंदिर में प्रवेश करने के लिए रोकते हैं, जबकि वो सार्वजनिक चीज है। कुआं हो गया, तालाब हो गया, जो भी चीज है, ये सभी सार्वजनिक चीज है और सार्वजनिक संपत्ति पर सभी का हक है, ना कि किसी खास समुदाय के व्यक्तियों का हक है। तो इसीलिए हम किसी भी सार्वजनिक चीजों में कहीं भी प्रवेश करने के लिए किसी को रोक नहीं सकते हैं। वहां सभी के लिए समानता है, कोई भी वहां जा सकता है, आ सकता है। सरकारी पदों में नागरिकों को अवसर की समानता है। हाँ, ये चीज ध्यान रखिएगा, सभी व्यक्ति को सरकारी पदों में मतलब सभी नागरिकों को समानता है। सभी लोग उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं, सभी लोग उसमें जा सकते हैं। सरकारी विद्यालय हो गया, उसमें सभी लोग दाखिला ले सकते हैं, ना कि कोई किसी धर्म का या फिर किसी और चीज से रिलेटेड करता है तो वो नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। अब बात यहाँ फंसती है कि कुछ आरक्षण दिए गए हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग को, तो कुछ लोगों का कहना है कि असमानता है। जब समानता है हमारे देश में तो फिर उन लोगों के लिए भी आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो इससे हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोगों को भी हम क्योंकि उन लोगों के साथ इतिहास रहा है कि बहुत अन्याय होता आया है। अब सोचिए, एक आदमी बहुत बीमार है और एक आदमी बहुत ही अच्छा है, तो उसको उसके बराबर लाने के लिए एक जो बीमार है उसको अच्छा पोषण तो देना पड़ेगा ना, ताकि वो बराबर आकर लड़ाई लड़ सके। तो यही बात है कि अगर हम समझ लीजिए कोई कुश्ती करवाते हैं, तो क्या 50 केजी के वेट में 20 केजी के लोगों को हम फाइट करवा सकते हैं? नहीं ना, दोनों वेट बराबर होना चाहिए। तो एक तरह का वही सिस्टम है ये। कुछ लोग बहुत ही नीचे हैं तो उनको कुछ मौका दिया गया है ताकि वो भी इस लेवल में आकर बराबर हो जाएं। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि यह असमानता है। ये उन लोगों के साथ समानता है जिनके साथ असमानता हुआ था, जो कि अब लेवल में आने का कार्य किया जा रहा है। तो इसलिए ये आरक्षण जो है ये भी एक समानता है, ये असमानता नहीं है। चलिए, तो हमने समानता समझा कि समानता क्या होता है। किसी भी स्त्री या पुरुष के नाम पर किसी के साथ असमानता नहीं प्रकट कर सकते। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि स्त्री है तो आपके लिए यही कार्य बने हैं, आप यही कर सकती हैं। नो, हम स्त्री हो या पुरुष हो, हम सभी अपने कानून के समक्ष, अपने संविधान के समक्ष समान है। समान अवसर की प्राप्ति होती है हमें, समान अवसर की प्राप्ति होती है और हम हर उस काम को करने के लिए एलिजिबल हैं जो कि सभी के लिए है। नेक्स्ट है हमारा शोषण के खिलाफ अधिकार।
हाँ, देखिए, शोषण के खिलाफ, शोषण का मतलब समझते हैं पहले। शोषण शब्द ही ऐसा है। क्या होता है कि बहुत सारे अधिकार हमें प्राप्त तो हैं, ये अधिकार हमें प्राप्त हैं, लेकिन फिर भी लोगों की कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि जो बहुसंख्यक हैं, और कुछ एक मोहल्ला है जिसमें बहुसंख्यक लोग हैं और कुछ लोग अल्पसंख्यक है। तो बहुसंख्यक अपने अपने वर्चस्व को दिखाते हैं अल्पसंख्यक पे। उनको लगता है कि हमारा ही वर्चस्व रहना चाहिए, हमारा सब यहाँ चलना चाहिए, हमारा प्रभुत्व चलना चाहिए। तो ये उन लोगों की रक्षा के लिए है। क्या होता है कि बहुत सारे लोग कमजोर वर्ग के लोगों को, जो मजबूत वर्ग के हैं, जिनके पास अच्छी प्रॉपर्टी है, अच्छी पहुंच है, तो कमजोर वर्ग के लोगों को दबाते हैं, उनके साथ जबरदस्ती का व्यवहार होता है। तो ये जो अधिकार है, शोषण के खिलाफ अधिकार, ये उन चीजों को करने से रोकता है। शोषण के खिलाफ अधिकार के तहत वो लोग लंबा फंस सकते हैं, इसलिए वो किसी पर भी शोषण नहीं कर सकते। शोषण यानी कि किसी को तंग करना, किसी को परेशान करना, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, किसी भी तरह से किसी को तंग करना ही शोषण है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, देखिए, संविधान लोगों के अवैध व्यापार का निषेध करता है। मतलब कि किसी भी व्यक्ति का हम अवैध तरीके से व्यापार नहीं कर सकते। इसकी ज्यादातर शिकार महिलाएं होती हैं, महिलाओं का अधिकतर अवैध तरीके से व्यापार होता है। तो इस चीज का ये बहुत ही व्यापक निषेध करता है। अगली है, ये अधिकार बेगार प्रथा और बाल मजदूरी का निषेध करता है। बेगार प्रथा आप लोग बताते हैं क्या होता है कि हम किसी के यहाँ बहुत ही कम पैसे पर काम कर रहे हैं, और वो व्यक्ति बराबर यही कर रहा है, कभी हमको पैसा नहीं देता, फ्री में काम करवाता है जबरदस्ती, और हमेशा के लिए जब हम वही करने लगते हैं तो फिर वो बंधुआ हो जाता है। तो इन सभी चीजों का जो है, यहाँ पे ये जो कानून है, संविधान है, इन सब चीजों का निषेध करता है। मतलब जो भी व्यक्ति अगर ऐसा करता है, किसी से बेगारी करवाता है या बाल मजदूरी करवाता है, बाल मजदूरी भी इसमें शामिल है। बाल मजदूरी में ये होता है कि 14 वर्ष से कम के बच्चों को हम कारखाने में काम अगर करने देते हैं, तो इस अधिनियम के तहत हम क्या है, गलत हैं, और अच्छी खासी मुकदमा हम पे चल सकती है। तो जो भी बच्चा 14 साल से कम का है, उससे हम कोई कारखाना में कोई खतरनाक काम नहीं करवा सकते हैं, ये संविधान में लिखित है। और बाल मजदूरी का ये निषेध करता है। ये है हमारा शोषण के खिलाफ अधिकार। इस अधिकार के होने से लोगों को ये राहत होता है कि कोई भी कमजोर वर्गों का, मजबूत वर्ग के लोग उनका शोषण नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। हमने हमारी प्रस्तावना में भी ये चीजें निहित है कि भारत जो है धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये नहीं कि हम किसी धर्म को विशेषाधिकार देते हैं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब कि हम किसी धर्म का पक्ष नहीं लेते। कोई भी शासन व्यवस्था जो है, हमारी शासन व्यवस्था है, किसी भी धर्म के पक्ष में नहीं है, किसी धर्म का पक्षधर नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, अगर कोई फैसला होता है कानूनन शासन के तहत, तो उसके धर्म और उसके ईश्वर से कोई लेना देना नहीं होता है। बस व्यक्तित्व के आधार पर, उसके आचरण, उसके कार्यों के आधार पर फैसला किया जाता है, ना कि उसके धर्म के आधार पर। किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म मान्यता, किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म की मान्यता नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं कहा गया है कि जो बहुसंख्यक में है, जो धर्म बहुसंख्यक में है, वो आधिकारिक धर्म है, उन्हीं के संरक्षण में, उन्हीं के अनुरक्षण में सभी को रहना है, ऐसा कोई बात नहीं है। सभी धर्म समान है और सभी आजाद है। अपना धर्म मानने, उस पर आचरण करने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है हमें। हम इसके लिए स्वतंत्र हैं कि हम अपना धर्म को मान सकते हैं, उस पर आचरण कर सकते हैं, उस पर हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अगर जो पसंद करे, जो अगर अच्छा लगे जिसको कि नहीं ये धर्म अच्छा है, धर्म परिवर्तन करना चाहे, वो निसंकोच अपने मन से धर्म परिवर्तन कर सकता है। हाँ, हम किसी को धोखा फरेब करके किसी के साथ, मतलब धोखा और फरेब से किसी को अपनी धर्म परिवर्तन करने के लिए कन्विंस नहीं कर सकते। इसके लिए हम स्वतंत्र नहीं है। किसी को भी अपनी इच्छा अनुसार धर्म परिवर्तन करने की आजादी है, मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को। किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म के नाम पर उसके साथ जबरदस्ती करना बहुत ही गलत है, एकदम निषेध है ये बात संविधान में। अब इसमें क्या होता है कि महिलाएं ज्यादातर पीसी जाती हैं। अगर किसी महिला का पति डेथ कर जाता है, कोई विधवा हो जाती है, तो कई लोग कहते हैं कि उसके पति के मर जाने के बाद उसका बाल मुड़वाना हमारा धर्म है, जबकि ये उस महिला की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है। तो ये हमारे संविधान में निषेध है कि धार्मिक आधार पर, धर्म को आधार बना करके हम किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कहा जाता है कि महिला सिर्फ सफेद साड़ी ही पहन सकती है अपने पति के डेथ के बाद, तो इसका भी संविधान निषेध करता है। दूसरी चीज ये भी होता है कि लोग कहते हैं कि हमको अपनी भगवान की संतुष्टि के लिए जो भी होता है प्रपंच, उसमें किसी का बलि देना निहित है। मतलब हम जब तक बलि नहीं देते हमारा पूजा संपन्न नहीं होता है, किसी नर का या फिर किसी पशु का।
ये बहुत ही गलत है, इसको भी संविधान में निषेध किया गया है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम किसी भी नर या किसी भी पशु की बलि नहीं दे सकते धार्मिक आधार पर। धर्म हमें सिर्फ इतना जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है सिर्फ ये है कि हम अपने धर्म को मान सकते हैं, उसका अपना अमल कर सकते हैं, आचरण कर सकते हैं। उस धर्म के नाम पर किसी के साथ अन्याय, किसी के साथ शोषण नहीं कर सकते हैं। यह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप लोगों ने देखा होगा जब मैंने सऊदी अरबिया का कहानी बताया, सऊदी अरब का, तो वहां भी यही था ना कि मुस्लिमों को नागरिक अधिकार प्राप्त था और अन्य धर्मों को नहीं। तो ये एक तरह से उनके साथ अन्याय था। अगर अन्य धर्म को भी वहां के नागरिकता का अधिकार प्राप्त होता तो उस देश की स्थिति काफी अच्छी होती। अब देखते हैं अगला हम। एक मिनट, इसमें एक चीज रह गया था, किसी सरकारी शैक्षिक संस्था में कोई धार्मिक निर्देश नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है। बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं जो शैक्षिक संस्था चलाते हैं, प्राइवेट अपना निजी, तो उसमें या फिर सरकारी में भी मैं कह सकती हूँ, किसी भी शैक्षिक व्यवस्था में किसी भी शैक्षिक संस्थान में कई धर्म के लोग पढ़ते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत सारे धर्मों के लोग पढ़ते हैं। इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं, होता है ना कि स्कूल में लोग प्रार्थना करते हैं सबसे पहले, तो कोई मुस्लिम व्यक्ति है और कोई मुस्लिम लड़के लड़की है और कहते हैं कि नहीं हमारे धर्म के खिलाफ है, ये हम प्रार्थना नहीं कर सकते, तो हम उनको वहां फोर्स नहीं कर सकते। किसी भी, देखिए, किसी भी सरकारी या शैक्षिक संस्था में कोई धार्मिक निर्देश नहीं है। यानी अगर कोई प्रार्थना करना नहीं चाहता है, कोई अलग धर्म का है और उसके धर्म में ये नहीं है कि हम प्रार्थना करें, हम भगवान की ऐसे पूजा करें, हाथ जोड़ें, तो उसको फोर्स नहीं किया जा सकता, उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका अपना धर्म मानना उसके लिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के तहत आता है, तो वो इसके लिए वो स्वतंत्र है। अगली चीज है हमारी, अगला अधिकार है हमारा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। नागरिकों में विशिष्ट भाषा संस्कृति वाले सभी समूह को अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का अधिकार है। देखिए, ये अल्पसंख्यकों के लिए है। जो हमारा जो हमारा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, शासन का जो व्यवस्था है लोकतंत्र, ये बहुसंख्यकों को क्या कर देती है, ताकत दे देती है। अब कैसे मैं बताती हूँ। लोकतंत्र शासन व्यवस्था क्या है कि लोग अपने नेता का, अपने लिए फैसले लेने वाले और अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव करते हैं। तो हमारे यहाँ जो एक सबसे खराब व्यवस्था है ना, वो जातिवाद का है। बहुत सारे लोग अपनी जाति के आधार पर नेता का चयन करते हैं, जो मेरी जाति का है वही रहे, भले ही वो क्रूर है, भ्रष्टाचार है, मेरे बिरादरी का है, ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए उसी का चयन करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो बहुसंख्यक है उनका वर्चस्व रह जाता है। जाहिर सी बात है कि जब जाति के आधार पर वोटिंग होगा तो जिन जाति के व्यक्ति ज्यादा होंगे उनकी ही सरकार बनेगी। तब इसमें किसका हनन होगा, किसकी इच्छाओं का हनन होगा, तो अल्पसंख्यकों का। तो उस जगह पे क्या होगा कि अगर कोई अधिकार नहीं होगा तो अल्पसंख्यकों को हर जगह दबाने की कोशिश की जाएगी और उनके भाषा, उनकी रहन सहन को कुचलने की कोशिश की जाएगी। मतलब एक तरह से पिछड़ जाएगा उनका सब कुछ। इस वजह से यह अधिकार दे दिया गया है और ये भी मौलिक अधिकार के तहत दे दिया गया है। मैं ये भी बताऊंगी कि मौलिक अधिकार का मतलब क्या होता है, अंत तक बने रहिएगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी नागरिक को किसी भी धर्म या भाषा के आधार पर दाखिला लेने से नहीं रोक सकते। जैसे कोई मुस्लिम वर्ग का व्यक्ति है और चाहता है कि हम किसी स्कूल में दाखिला लें और किसी अच्छी चीज का हम शिक्षा ग्रहण करें, तो उसको हम नहीं रोक सकते। धर्म के आधार पर हम उसको नहीं रोक सकते हैं, यह हमारे संविधान में लिखित है। सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान खोलने और चलाने की अधिकार है। सभी लोग, कोई चाहता है कि हम उर्दू विद्यालय खोले, बिल्कुल वो खोल सकता है, इसमें सरकार उसकी हेल्प कर सकती है, क्योंकि सभी के लिए अपनी चीजें, अपनी शैक्षिक संस्थान, अपनी संस्कृति, अपनी चीजों को कायम रखने का अधिकार दिया गया है। किसी के भी इच्छाओं का हनन करना इसका मकसद नहीं है। हमारे संविधान का मकसद था, सोचिए कि जब संविधान तैयार किया जा रहा होगा तो कितनी कठिन रहा होगा बनाना, और जो प्रारूप समिति के सदस्य थे, कितने उन लोगों ने ऊपर का सोचा कि हमारे भावी पीढ़ियों को देखते हुए हमारा संविधान बनाया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अगर हम लोग उनके बारे में पढ़े और सीखे तो समझ में आता है कि उनका कितना बड़ा खोपड़ा था कि उन्होंने आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए संविधान को बनाया। अगर ये चीजें ना होती तो अल्पसंख्यकों का तो वर्चस्व ही खत्म हो जाता समाज से। उन्होंने हर एक चीज पे गौर किया और ये सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों के लिए ही दिया गया है, सांस्कृतिक और शैक्षिक के लिए। धार्मिक और स्वतंत्रता जो भी है, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक, शैक्षिक, ये सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों को ताकत देता है ताकि उनका जो वर्चस्व है समाज में बना रहे। तो कोई भी व्यक्ति अपने पसंद का शैक्षिक संस्थान खोल सकता है। कोई इंग्लिश मीडियम चलाना चाहता है, चला सकता है। कोई हिंदी मीडियम चलाना चाहता है तो चला सकता है। कोई संस्कृत चलाना चाहता है तो चला सकता है। कोई उर्दू का शैक्षिक संस्थान खोलना चाहता है तो वो खोल सकता है। इसके लिए वो स्वतंत्र है। अगला है हमारा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई साहब,
5 अधिकार हमने पढ़े, इन 5 अधिकारों को दिलवाएगा कौन? अब क्या पता, अधिकार लिख दिए गए, हो गया, हमारे साथ वो चीजें फॉलो नहीं हो रही है, हम क्या करेंगे? तो ये है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। होता है ना कि अगर कोई रोग होता है तो पहले उसका उपचार किया जाता है। तो अगर इन मौलिक अधिकारों में कोई रोग आ जाता है, मतलब कि अगर कहीं फॉलो नहीं होता है, तो हमारा एक आखिरी मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो इन सभी मौलिक अधिकारों का उपचार भी कर देता है। किसके तहत करता है ये भी देखेंगे। देखिए, यह अधिकार अन्य अधिकारों को प्रभावी बनाता है, इसलिए ये भी मौलिक अधिकार है। यह अधिकार जो है सभी अधिकारों को प्रभावी बनाता है, इसलिए इसको भी मौलिक अधिकार के तहत जोड़ दिया गया है। और हम आप लोग बताएंगे कि मौलिक अधिकार का मतलब क्या होता है। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। इसी के बेस पे सभी अधिकारों का फॉलो होता है। देखिए, ये सभी मौलिक अधिकार कार्यपालिका, विधायिका, सरकार द्वारा किसी भी फैसलों से ऊपर है। मतलब कि अगर जो ये मौलिक अधिकार है ना, पहले बता देते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या होता है। अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार के साथ हनन होता है, किसी भी मौलिक अधिकार को छीना जाता है, या फिर कहीं से उसका हमारी इच्छाओं का या फिर हमारी मौलिक अधिकार का कोई हस्तक्षेप करता है, कोई छीनता है, इसके खिलाफ कंप्लेन हम डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। हम डायरेक्ट इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। नॉर्मल कोई अगर कंप्लेन होता है हमारा, तो हम कहाँ जाते हैं? अधीनस्थ न्यायालय जाते हैं, हाईकोर्ट जाते हैं, वहां संतुष्ट नहीं होते फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अगर हमारे मौलिक अधिकार में किसी ने हस्तक्षेप किया, तो इसके लिए डायरेक्ट है कि हम डायरेक्ट उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। और हमारा सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि इसमें हमारी जो न्यायपालिका है वो एकदम स्वतंत्र है, ना तो वो संसद के दबाव में है और ना ही सरकार के दबाव में। हमारी न्यायपालिका एकदम स्वतंत्र है। तो इसका सबसे जो ये हृदय कहा गया है, इसको इसी वजह से कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का अगर मौलिक अधिकार छीनता है या हनन करता है, उसको ठेस पहुंचाता है, तो वो व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकता है। अब चलिए देखिए, हाँ, अब बात यह है कि मौलिक अधिकार जो है कार्यपालिका, विधायिका और सरकार द्वारा किसी भी फैसलों से ऊपर है। मतलब ये कि सरकार अगर कोई फैसला करती है, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि मौलिक अधिकार में कुछ संशोधन किया जाए, तो इसको बड़ा कठिन है। मौलिक अधिकार को बनाया ही गया है। देखिए, इसमें ये भी है कि ये अधिकार इन सभी अधिकारों के पालन करने की गारंटी देता है, और इसमें बदलाव करने की कोई मतलब जैसे कि होता है कि हम लोग कानून में, संसद कानून में संशोधन करती है, तो इन अधिकारों में संशोधन करने की कोई विधि नहीं बनाया जा सकता है। ऐसा भी व्यवस्था लिखित है इसमें, हमारे संविधान में लिखित है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का कोई कानून नहीं बनाया जा सकता है, ये लिखित है। तो इससे क्या होता है, गारंटी मिलती है कि हमारे सारे मौलिक अधिकार सुरक्षित हैं, और हम क्या हैं, हम भी उस मौलिक अधिकारों के तहत सुरक्षित हैं, एकदम स्वतंत्र हैं और खुश हैं। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आप सभी को ये सारे फंडामेंटल राइट्स समझ में आ गए होंगे, और अगले वीडियो हम देते रहेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों के लिए नई नई चीजें और नए नए वीडियोस लाते रहें। थैंक यू।